आध्यात्मिक शक्तियां जो भीतर में है वो जागृत होंगी और आपका ब्राह्मण पुष्ट होगा। तीन बार कम से कम करते हैं इसको। और अब इसके बाद अग्निसार की क्रिया करें हम लोग। श्वास भरे भीतर, बाहर छोड़ें और रोक करके पेट, जितना देर रोक सकते हैं उतनी देर पेट को थोड़ा आगे पीछे करेंगे। हाँ, 6:45 तो हो चुका भांजी। जी जी जी, शांति पाठ करा दीजिए। शांति पाठ करा दें? अच्छा। हाँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी का दिन मंगलमय हो। आज यहीं आपसे विदा लूंगा मैं। ओम नमस्ते, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आपका, मधुचा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर योगा परिवार योगा कार्यक्रम में पटना बिहार से, जब से आप ज्वाइन है पटना बिहार से, तब से आप निरंतर योग सत्र लेते हैं और योग सेवा दे रहे हैं। आदरणीय बहन मधुचा जी, और आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत अभिनंदन। और आप निरंतर आपने बहुत सारे योग शिक्षक का भी चयन किया है, बहुत सारे योग शिक्षक पटना बिहार से दिए हैं और आप कंटिन्यू रहते हैं। आपके सेवाभावी पुरुषार्थ को नमन करती हूँ। और इसी तरह आप कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। कल आज 2 दिन आपकी होगी और मैं अब यहीं पर आपका योग का सत्र विराम देती हूँ। ठीक ठीक। ओम ओम। जी मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, आप द्वितीय सत्र आप आरंभ करें। जी आप करा दीजिए आप रंजना बहन जी। जी धन्यवाद। और मैं आगे योग का सत्र हमारे बहन कुमारी मधुजा जी और प्राणायाम हमारे आदरणीय शिव जी भाई साहब ने लिया, तो उनका आभार व्यक्त करते हुए द्वितीय सत्र में चलते हैं। आज जैसे कि हमारा फिक्स दिन है गुरुवार, आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, इतिहासविद एवं संपादक उगता भारत समाचार पत्र। आज उनका विषय सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में प्राचीन भारत का चीन, महाचीन और तिब्बत के साथ संबंध। आज इन विषय पर आज वो हमारे साथ चर्चा संवाद करने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित है। आदरणीय मैं राकेश कुमार जी से निवेदन करती हूँ, आइए आपका स्वागत है। और राकेश कुमार जी आपका माइक ऑन करें आदरणीय। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु।
सभी सम्मानित विद्वत मंडल को, मंच को, सदन को मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि आज का विषय बहन जी ने बताया है, सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में प्राचीन भारत का चीन, महाचीन और तिब्बत के साथ संबंध, ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ अपने पड़ोसियों के साथ हमारे क्या संबंध रहे, उनकी सांस्कृतिक विरासत पर हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्या प्रभाव है। जब इतिहास दोगले लोगों के हाथों में होता है और विजेता का करके लिखा जाता है, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, बहुत सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं, बहुत सारे मानदंड बदल जाते हैं, बहुत सारी परंपराएं बदल जाती हैं। इन सब चीजों का धीरे धीरे प्रभाव होता है और धीरे धीरे प्रभाव होते होते जो सत्य है और जो तथ्य है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए सत्य और तथ्य का अनुसंधान निरंतर जारी रहना चाहिए, सत्यान्वेषी होना चाहिए मनुष्य को। उससे इतिहास की सुरक्षा ही नहीं होती है, बल्कि अपने सांस्कृतिक गौरव की भी रक्षा होती है, उसकी पुनर्स्थापना में भी बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती है। चीन क्या है, महाचीन क्या है, तिब्बत क्या है, इनके साथ संबंध क्या थे, इस विषय पर विचार करना बहुत आवश्यक है। समीचीन है, चीन है, महाचीन है, प्राचीन है, समीचीन है। ये एक शब्द से, एक स्थान विशेष का जो नाम है, वहां से अपनी बात को शुरू करते हैं। अक्साई चिन्ह, जिसको चीन अपना कहता है, और ये अक्साई चिन्ह जब से अक्साई चिन्ह हो गया, तब से हम इसके अतीत से दूर हो गए। और नई पीढ़ी जिस तरीके से योग को योगा, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा कह करके खुश होती है, उसे पता नहीं है यदि योग का योगा हो गया तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, राम का रामा हो गया तो वो भी लिंग परिवर्तित हो गया अपने यहाँ पर। लेकिन इसके उपरांत भी हमारे देश में संस्कृत से हट करके इंग्लिश नामों की ओर जाने की एक होड़ सी मच गई है, और उसमें अपने आप को व्यक्ति दिखाता है कि मैं बहुत आधुनिक हो गया हूं, मॉडर्न हो गया, मेरे पास ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए छोटी छोटी चीजों से इतिहास कैसे लुप्त होता है, अक्साई चिन्ह उसका उदाहरण है। यदि आप अपने इतिहास को खंगालेंगे, जिन ऐतिहासिक ग्रंथों से हमको अपने इतिहास की जानकारी होती है, भौगोलिक नामों की जानकारी होती है, तो ये अक्साई चिन्ह नहीं बल्कि अक्षय चिन्ह है। और अक्षय चिन्ह होने के कारण उसको जब बिगाड़ करके बोला जाने लगता है तो वही शब्द अक्साई बन जाता है, AKSHAI, अक्साई। अक्षय ना बोल करके उसको अक्साई बोलने लगे, और इसमें चिन्ह चिन्ह ज्यों का त्यों रहा, और उसको भी हमने चिन्ह ना करके उसमें है ना लगा करके और आदि न ना लगा करके चिन्ह कर दिया। अब चीन ने कहा कि ये तो मेरा ही है, नाम से क्लियर हो रहा अक्साई चिन्ह। उसने अपनी व्याख्या की उसकी, और अपने तरीके से उस पर अधिकार करने का दावा जमा दिया कि मेरा है और मैं ही इसको अधिग्रहित करूंगा।
इसी प्रकार से इतिहास की परिभाषाओं को विकृत किया जाता है। इसलिए कभी कोई नया नाम उच्चारित करने से पहले, उल्लेखित करने से पहले, वर्णित करने से पहले हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए कि सत्य और तथ्य क्या होगा, और यदि हम नया नाम देंगे या नया कोई प्रयास करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा। एक शब्द लेते हैं, परदेश। यदि महाभारत को हम देखते हैं तो उसमें 16 महाजनपद, जो बड़े बड़े देश ही थे, और 200 जनपदों की साक्षी हमको मिलती है, जिसमें संपूर्ण यूरोप और एशिया के अतिरिक्त भी भूखंड का वर्णन होता है। इतने बड़े भारत के बारे में यदि आज विचार किया जाए तो इतिहास की बहुत सारी गुत्थियां सुलझती चली जाएंगी। तो हम प्रदेशों को परदेश बोलने लगे, थोड़ा उच्चारण अशुद्ध हुआ। तो ये परदेश जो है, ये प्रदेश तो हो सकता है लेकिन विदेश नहीं हो सकता। लेकिन आज हम इसको परदेश यानी दूसरे देश के बारे में भी प्रयोग करने लगे और इसको विदेश के समानार्थक मानने लगे, जबकि मूल शब्द अर्थ कुछ और लिए हुए है। तो इसको भी सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। जब हम प्राचीन काल के बारे में विचार करते हैं तो अनेक कहानियों में यह बात आती है कि वो परदेश गए थे, विदेश नहीं। परदेश, प्रदेश यानी दूसरे प्रदेश में चले गए, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए। उसका अर्थ जब ये लेंगे तो फिर तब पता चलेगा कि चाहे वो पर्सिया था, चाहे वो चीन था, चाहे वो तिब्बत था, चाहे कोई भी कहीं का भी कोई भी प्रदेश था, वो था भारत का ही अंग, लेकिन वहां पर व्यापार करने के लिए गए। ये छोटी छोटी चीजें तथ्यों को खोलती चली जाती हैं। धीरे धीरे जब आर्यों का साम्राज्य सिमटता गया तो ये परिभाषाएं बदलने लगी, नए नए देश खड़े होने लगे और उन देशों को ही, जो प्रदेश थे कभी, फिर हमने विदेश माना। लेकिन परंपरा में वही नाम रहा और परंपरा में नाम बहुत देर बाद तक बना रहता है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में एक कोर्ट है 30,000। 30,000 कोर्ट का अभिप्राय है कि वहां पर कभी 30,000 आम के वृक्ष थे, वो बाग था, 30,000 बाग। अब वो नाम आज भी चल रहा है, लेकिन अगर भौगोलिक परिस्थितियों को देखें, वस्तु स्थिति को देखें, तो वहां पर कोई एक भी आम का वृक्ष ना हो। कितना विशाल बाग रहा होगा वो। परंतु ऐसे ही प्रदेश जब बने तो जो भारत के ही कभी अंग हुआ करते थे, वही जब अलग अलग आर्यों के साम्राज्य से अलग जाकर के अपना नया अस्तित्व खोज रहे थे, नया अस्तित्व बना रहे थे, अपने आप को कहिए कि हमसे अलग घोषित कर रहे थे, स्वाधीन नहीं कहेंगे, हमसे अलग घोषित कर रहे थे, विखंडन के बीज बो रहे थे। उस समय से नई स्थितियां बनती चली गईं। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय श्री कृष्ण जी भी चीन गए थे और उन्होंने इस बात को सभा पर्व में कहा है, स्पष्ट स्वीकार किया है। लेकिन उस समय का चीन कौन सा था, ये देखने की बात है। श्री कृष्ण जी ने, नेहरू जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, उस समय कई ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो भारत की ओर से चीन गए थे और जिन्होंने चीन में जाकर के व्यापार किया या वहां की भाषा में जाकर के संस्कृत की ग्रंथों की का अनुवाद किया, वहां की भाषा को सीखा, सीख करके
अनेक संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या अनुवाद उसने किया। मातंग नाम का सबसे पहला यात्री वो बताते हैं, लेकिन इससे भी पहले श्री कृष्ण जी का, और जब ये 22.5 लाख वर्ष पुराना, इसकी सभ्यता 22.5 लाख यानी मानव वहां पर 22.5 लाख साल पहले था। जब इस तथ्य की तरफ जाते हैं तो फिर हमको अपने इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारा यानी आर्यों का इतिहास है, जिससे हमको पता चलता है कि स्वयंभू मनु जो थे, स्वयंभुव मनु, उनकी जो स्थिति विद्वानों के द्वारा स्पष्ट की जाती है तो पता चलता है कि वो 22 लाख वर्ष पुरानी घटना है। 22 लाख वर्ष पहले स्वयंभुव मनु के पुत्र पौत्र को कोई संतान नहीं थी, जिनका नाम प्रियव्रत था, जिनके बारे में मैंने पहले बताया है। तो उन्होंने अपनी बेटी का पुत्र गोद लिया, जिसका नाम अग्निन्द्र था। यहाँ से राजकीय परिवारों का आरंभ होता है, यहाँ से चलता है शासन का विधिवत स्वरूप अस्तित्व में आना आरंभ होता है। तो उस समय चीन की क्या स्थिति थी और चीन किसके हिस्सा में गया और चीन किसके अधिकार में था, इस बात पर विचार करने की, समझने की आवश्यकता है। जब तथ्य और सत्य निकल करके हृदंगम होते हैं, हृदय में आते हैं, तो गौरव होता है और पता चलता है कि चीन का इतिहास और हमारा इतिहास कैसा कैसा रहा है, समन्वित इतिहास रहा। और कालांतर में जब इतिहास से दूरी बनती चली गई तो कितने दूर हम होते चले गए। तो उन्होंने अग्निन्द्र का बेटा नाभि हुआ, नाभि का ऋषभ हुआ और ऋषभ का बेटा भरत हुआ। भरत उस समय हुआ लगभग 22 लाख साल पहले। उन्हीं के नाम से यह भरत खंड कहलाया। भरत ने अपने पुत्र को जो राज्य यहाँ का दिया, उसके 9 बेटे थे। तो जम्बू द्वीप जो था, जो यूरोप और एशिया जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये भरत के हिस्से में आया था, ऋषभ के पुत्र भरत के हिस्से में। और भरत ने अपने जाने के बाद अपने राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया, यानी कि जो उनको अकेला जम्बू द्वीप मिला था, उस जम्बू द्वीप को उन्होंने अपने 9 बेटों में बांट दिया। ये सब लोकपाल हुआ करते थे, राजा भी कह सकते हैं, भूपाल भी कह सकते हैं, पृथ्वी का पालन करने वाला। तो यानी कि कितना कर्तव्य प्रेरित व्यक्तित्व उनका होता होगा, ये हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। यही कर्तव्य प्रेरित स्वभाव हो जाना ही राजा का वास्तविक धर्म है, राजधर्म है, यही उसका राष्ट्र धर्म है। आज जिस धर्मनिरपेक्षता की कल्पना को करके हम चल रहे हैं, यह कल्पना अपने आप में निराधार है। इसका अभिप्राय हुआ कि वह न्याय संगत होकर के जनहितैषी निर्णय लेने में चूकेगा, पक्षपाती होकर के कार्य करेगा। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। तो भरत ने अपने पुत्र को जो यहाँ का क्षेत्र दिया, वो भरत खंड कहलाया और वही भारतवर्ष हो गया। ये विष्णु पुराण में इसका पूरा उल्लेख आता है। तो अग्निन्द्र के जो बेटे हैं उनमें नाभि है, किम पुरुष है, हरिवर्ष है, इलावर्त है, रंप है, हिरण्यमय है, कुरु है, भद्रास्व है, केतुमाल है। ये 9 बेटे उनके होते हैं। इनमें जो हरिवर्ष नाम का बेटा है, उसको जो प्रांत मिला, वो प्रांत उस समय के आर्यावर्त के या भारतवर्ष के नक्शे में हरिवर्ष के ही नाम से स्थापित है। जिसका जो नाम था, उसके प्रांत का, उसके राज्य का वही नाम हो गया। भरत के नाम से भरतखंड हो गया, भारतवर्ष हो गया। तो उसके बेटों को जो जो मिलते चले गए,
तो बेटे को जो यहाँ का क्षेत्र मिला वो भरतखंड था, और हरिवंश को जो क्षेत्र मिला वो आज का चीन है। आज का चीन, फिर इतिहास की एक विकृति की तरफ जाइए। आज के चीन का स्वरूप केवल वो स्वरूप समझिए जो उस समय था, और वो बहुत छोटा सा चीन है, बहुत छोटा सा चीन। बाद में उसको महाचीन भी कहने लगे। लेकिन आज की जो गतिविधियां हैं और जो आज उसने साम्राज्यवादी होकर के अपना विस्तार किया है, 6 देशों को वो खा गया, जिनमें पूर्वी तुर्किस्तान, जिसको सिनजियांग प्रांत के नाम से अब वो जानता है, हम जानते हैं, तिब्बत, त्रिविष्टप, यही देवलोकपुरी थी। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मानव की सृष्टि त्रिविष्टप क्षेत्र में की थी। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में त्रिविष्टप ही नाम दिया है इसका। तिब्बत से सूधे वो भारत की ओर आए आर्यजन, जिनकी सृष्टि, जिन उत्पत्ति इस पर्वत पर हुई थी, तिब्बत क्षेत्र में। तो ये देवलोकपुरी कहलाती थी। इस देवलोकपुरी पर उस समय चीन का कोई अधिकार नहीं था, ना इधर झांक सकता था, ना इस तरीके की उस समय की माराधाड़ी की किसी प्रकार की कोई परंपरा आर्यों के बीच में थी। जो क्षेत्र जिसको जहां मिल गया, उसी क्षेत्र में रह करके वो अपना शानदार ढंग से राजकीय नियमों का पालन करते हुए, अपने राजधर्म का पालन करते हुए शासन करने लगा। वहां से शासन चलने लगा तो ये तिब्बत के साथ दक्षिण मंगोलिया, मकाऊ, हांगकांग और ताइवान, ये 6 देश हैं। इन 6 देशों को आज का चीन गटक चुका है, सटक चुका है। तो आज जब हम इस चीन की बात कर रहे हैं, जो 6 देशों को जबरदस्ती हड़प चुका है, और इधर हमारे अरुणाचल पर भी दावा करता है, उधर हमारे अक्साई चीन पर दावा करता है, तो ये चीन वो चीन नहीं है जो हरिवंश के अंदर हुआ करता था। इन देशों को निकालना पड़ेगा, तब चीन का इतिहास को समझेंगे। ये जब हम किसी क्षेत्र के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष के बारे में विचार करने लगते हैं, तो जैसा वो आज हमारे सामने होता है वैसा ही उसको हम अतीत से देखने लगते हैं। प्राचीन काल से शायद ऐसा ही रहा होगा। इस भ्रांति से निकल करके इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और तत्कालीन परिस्थितियों में जाना चाहिए। जिस समय की घटना का वर्णन हो रहा है, उस समय चीन कितना था। तो उस समय का चीन जो आज का चीन है, और हमारी तरफ जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल से बहुत पीछे जाकर के चीन हुआ करता था। ये जो आज का हमारा चीन, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, और उसके साथ लगती हुई जो पूर्वोत्तर के और राज्य हैं, जो 7 बहनें कही जाती हैं पूर्वोत्तर भारत की, इन प्रांतों को उस समय प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। और इसी प्राग ज्योतिषपुर में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, इंडोनेशिया तक का क्षेत्र आया करता था। थाईलैंड भी इसी में शामिल हुआ करता था। और जो चीन था, चीन का आधा क्षेत्र, जो उस समय का चीन, वो आधा क्षेत्र भी इसी में आया करता था। तो ये वो चीन था जो भारत के भीतर हुआ करता था, और एक प्रांत था ये। लगा लीजिए इसमें आज का सारा पूर्वोत्तर भारत, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि सभी, और उसके साथ साथ इंडोनेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, थाईलैंड वगैरह, ये सारे मिलकर के जो प्राग ज्योतिषपुर कहलाता था, ये ही उस समय का वो क्षेत्र है जिसको हम चीन कहा करते थे। तो इस चीन, और आधा चीन आज, वो उस समय का आधा चीन जो आज अपने आप को चीन घोषित करता है, इसके उस समय के नक्शे में से आधा इसके साथ मिलता था। तो उस समय का बहुत छोटा सा चीन अपना विस्तार करता है बहुत बाद में जाकर के। ये तो अभी भारत देश की आजादी के बाद की घटना है कि जब इतना इसने विस्तार किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो हमारी इसके साथ समस्या है, मैकमोहन रेखा को ये उधर नहीं मानता। जो उस समय सर हेनरी मैकमोहन जो सचिव हुआ करते थे, उन्होंने एक रेखा खींच दी थी कि चीन इधर रहेगा और
भारतवर्ष का क्षेत्र इधर रहेगा, उसको इसने बाद में मानने से इनकार कर दिया, यद्यपि उस समय के इसकी ओर के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो मैकमोहन रेखा को वो नहीं मानता। लेकिन अगर आप अपने इतिहास को खंगालेंगे, हम पीछे जाएंगे, घटनाओं को सही सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तो पता चलेगा कि ये तो स्वयं ही हमारा कभी भाग हुआ करता था। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ और कांग्रेस ने देश की सत्ता संभाली, तो हम उस मजबूती से अपने इतिहास को प्रस्तुत नहीं कर पाए और मजबूती से ये दावा नहीं कर पाए कि चीन का कोई दावा नहीं होता, बल्कि सारे चीन पर हमारा दावा है। अगर चीन साम्राज्यवाद की बात करेगा तो फिर सारा चीन हमारा है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैं चीन को अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ही फतेह करा सकता हूं, चीन कोई इतना मजबूत देश नहीं है। चीन के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये विचार आए थे, लेकिन नेहरू जी उसके प्रति कोई दूसरा दृष्टिकोण रखते थे। सावरकर जी ने कहा था कि चीन को अपने भाई के रूप में गले लगाइए, ये हमारा धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, संदर्भ से भाई होता है, इसलिए इसको गले लगाइए। गले लगाने का अभिप्राय यहाँ पर यह था कि इसके साथ ये दिखाइए कि इतिहास किस किस प्रकार से साझा रहा है, यानी कि उसके सामने समर्पण कर दीजिए जाकर के। एक नई भ्रांति क्रिएट हो सकती है। नेहरू जी तो खुद ही उसके प्रति जाकर के आत्मीयता का भाव रख रहे थे, लेकिन वो आत्मीयता का भाव दूसरा था, वो शुतुरमुर्गी भाव था। तो उन्होंने कहा कि आप रूस की तरफ मत जाइए, इसके तरफ वो उस तरीके का हाथ बढ़ा करके देखिए, लेकिन ये सावधान भी रहने की आवश्यकता है कि भविष्य में ये खतरनाक भी हो सकता है। सोता हुआ राक्षस इसको कहा जाता था। और जब इसको यूएनओ में स्थान दिया जा रहा था भारत को, तो नेहरू जी ने अपनी ओर की थाली बड़े भाई चीन की तरफ को सरका दी और उसके पश्चात चीन ने तुरंत तिब्बत को कब्जा लिया। तो देवलोकपुरी, जिसको हमारे यहाँ पर देवलोकपुरी कहा जाता है, वो देवलोकपुरी यहाँ से चीन का एक भाग हो गई और उसका 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था तिब्बत का, या है। उसके बाद जो अन्य देश जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं, इनको कब्जाने के बाद में चीन ने जो कब्जाया हुआ क्षेत्र है भूमंडल का, वो 41.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 41.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर चीन ने जबरन अपना अधिकार कर लिया और हमने करने दिया। तो जो आज का चीन विस्तार पाकर के विस्तारवादी और साम्राज्यवादी होकर के ताकतवर बना हुआ दिखाई दे रहा है, वो 1947 के बाद से ही इस प्रकार के अस्तित्व में आया है, राक्षसी स्वरूप में आया है। तो जिस समय हमारे इस प्रांत को प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था, आसाम को, उसी समय इसका एक दूसरा भी नाम चला था, जिसको मैंने अभी बताया कि राजा भरत के एक पुत्र का नाम किम पुरुष था। किम पुरुष, क्या पे छोटे की मात्रा, अंक की बिंदी ऊपर, किम पुरुष हो गया। तो किम पुरुष से बिगड़ करके ही कामरूप शब्द आया। आसाम को हम कामरूप भी कहते हैं, तो ये कामरूप किम पुरुष से बिगड़ करके हो गया। तो ये कामरूप, आसाम और चीन, प्रागज्योतिषपुर, ये सब के सब एक साथ समन्वित करके देखने चाहिए। इतिहास के दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा करनी चाहिए। जब हमारे यहाँ पर ह्वेनसांग आया 629 ईस्वी में, 629 ईस्वी का समय वो है जिस समय इस्लाम का उदय हो रहा था, बिल्कुल नया नया बच्चा था इस्लाम। उस समय वो यहाँ आता है। उसने यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा, आप सभी जानते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए वो कहता है कि इस प्रागज्योतिषपुर में जो शासन रहा है राजाओं का, उसकी 1000 पीढ़ियों ने निरंतर शासन किया है।
संसार के किसी भी, और इसी को वायु पुराण ने भी कहा, संसार के किसी भी राजवंश की 1000 पीढ़ियां निरंतर शासन करती रहें, ये कहीं ढूंढे से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव हुआ होगा जब उन्होंने न्यायशील होकर के, पक्षपात शून्य होकर के, धार्मिक होकर के शासन किया होगा। धार्मिक होकर के जो शासन करता है उसकी पीढ़ियां देर तक शासन करती हैं, देर तक लक्ष्मी उनके पास रहती है, वैभव उनके पास में रहता है। अब यदि एक पीढ़ी को आप 25 वर्ष भी देते हैं तो इसका अभिप्राय हुआ कि 25,000 साल तक निरंतर एक क्षेत्र में, इस प्रांत पर, इस प्रदेश पर, इस प्राग ज्योतिषपुर पर हमारा शासन रहा। जब चीन के साथ हम बैठे और चीन के साथ वार्तालाप करें तो उसके साथ ये चर्चा आएगी कि 25,000 साल तक तो निरंतर आप पर हमारा शासन रहा है, यानी कि आपका धर्म, इनसे 3 चीजें खुल जाएंगी अपने आप। तुम्हारा धर्म क्या था, तुम्हारा अतीत क्या है, तुम कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे, तुम्हारे यहाँ पे कौन सा संविधान लागू होता था, तुम्हारी सोच क्या थी, तुम्हारी सोचने की भाषा क्या थी, तो पता चलेगा कि आपका धर्म भी वैदिक धर्म था। आज के संदर्भ में उसको हिंदू धर्म कह लीजिए। आप भी वेदों में विश्वास रखते थे। जिस मनुस्मृति से हम पर शासन होता था वही संविधान आपके यहाँ भी लागू होता था। जो आपकी सोच थी, भाषा थी, वही सोच और भाषा हमारी थी। जो राजनीतिक प्रणाली आपकी थी वही राजनीतिक प्रणाली हमारी थी। जब इतिहास का विकृतीकरण होता है और उस विकृतीकरण को सत्य घोषित करके उसको स्थापित किया जाता है तो पीढ़ियां और देश इस प्रकार दूर हो जाते हैं। तो तिब्बत अपने आप में देवलोकपुरी, जिस पर उसी समय हमारे जो राजा नाभि हुए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत का शासन इस पर हुआ करता था। इलाव्रत के क्षेत्र में ये गई थी, यानी कि 2 सगे भाई, हरिवर्ष आज के चीन पर शासन कर रहा था और पड़ोसी देश तिब्बत पर इलाव्रत शासन कर रहे थे। दोनों सगे भाई थे, एक ही सोच के थे, एक ही परिवार के थे, एक ही पिता के थे। वो इतिहास हमारा शानदार इतिहास है जिसको हम दोनों देशों ने मिटाने का काम किया। दोनों देशों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने भी अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास को उल्लेखित करने का, लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सकारात्मक और सही प्रयास नहीं किया। ये चीजें हमारे प्राचीन ग्रंथों में कैद होकर के रह गई। और जब इतिहास का लेखन किया जाता है तो कभी इब्न बतूता को, कभी अलबरूनी को, कभी किसी और बुरुनी को उल्लेखित करके ये कह दिया जाता है कि भारत के लोग अपने इतिहास वृत्त के प्रति कोई रुचि नहीं रखते। और जब उनसे ये कहा जाता है कि अपने अतीत के बारे में कुछ बताओ तो वो कहानियां कहनी शुरू कर देते हैं। ये बेकार का आरोप हम पर लगा दिया जाता है और हम इस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रंथों से कट गए, अपनी सच्चाई से कट गए, अपनी वास्तविकता से कट गए। यदि वो सत्य निकल करके आए तो फिर जो आज मराठा लोग हमको दिखते हैं, जिनके बारे में मैंने कहा महारथी शब्द से बिगड़ करके मराठा बना, मराठी बना, और वो व्यक्ति हुआ करते थे जो मर के ही हटेगा। युद्ध क्षेत्र में चला गया तो शत्रु का या तो संहार करेगा या फिर मरेगा, लेकिन हटेगा नहीं वहां से। जब इस प्रकार के शब्द की व्याख्या करके उनके हृदय में बैठाई जाएगी तो उसका एक अलग व्यापक और सकारात्मक परिणाम जाएगा। पता चलेगा कि हम वास्तव में थे कौन, और हमारे इसी स्वरूप के कारण अच्छे अच्छे हमारे सामने पानी भरते थे। अपने इसी मौलिक चरित्र के कारण हमने कभी किसी विदेशी के
शासन को स्वीकार नहीं किया। नेहरू जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो गई थी, नए विचारों का हम स्वागत नहीं कर रहे थे, जो प्रगतिशील धर्म यहाँ पर आ रहे थे, नई सोच लेकर के आ रहे थे, उनका हमने स्वागत नहीं किया। कौन सी नई सोच लेकर के आ रहे थे? क्या हिंसा की, खून खराबे की सोच को नई सोच कह सकते हैं? दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करने की सोच को नई सोच कह सकते हैं? जिनके विरुद्ध भारत लड़ता रहा, जिसको उसने अपने राष्ट्रीय संस्कारों में स्थान दिया कि इन इन चीजों का हर क्षेत्र में विरोध करूंगा, उनके विरुद्ध उसे खड़ा ही होना था और वो खड़ा हुआ। उसी का परिणाम ये रहा कि भारत ने कभी विदेशियों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। देखिए, चीन की कुल 14 देशों के साथ सीमा मिलती है, एक अकेले भारत के साथ नहीं, और समुद्री सीमा 4 देशों के साथ मिलती है। एक भी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ इसका सीमा संबंधी विवाद ना हो। इससे पता चलता है कि वो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों में विश्वास रखता है। सारे संसार को उसे घेरने की तैयारी करनी चाहिए। घेरने का अभिप्राय है कि उसके इस कार्य का विरोध करना चाहिए। और यदि ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने यूएनओ की स्थिति में, सुरक्षा परिषद में सुधार करने की आवश्यकता हो, तो देश के बड़े देशों को, जो उसके स्थायी सदस्य हैं, किसी प्रकार का संकोच और किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। अन्यथा तीसरे और महाभयंकर विश्व युद्ध के लिए संसार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब जब साम्राज्यवादी ताकतें, उपनिवेशवादी ताकतें, विस्तारवादी ताकतें दूसरे देशों के अधिकारों का अतिक्रमण करेंगी, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करेंगी, तो उपद्रव, उत्पात और महाविनाश होगा ही होगा। चीन के इस दृष्टिकोण के प्रति हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये कहकर के वाणी की को विराम देने की तरफ चल रहा हूं कि जिस समय प्राचीन काल में भारत संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया करता था, और जैसा मैंने बताया कि प्रियव्रत के पश्चात ये स्थिति बनी और अग्निन्द्र आदि के बाद ये बनी, और भरत ने अपने 9 पुत्रों में इस प्रकार शासन का विभाजन किया। इसी परंपरा को रामचंद्र जी ने भी अपने संसार से जाने के पहले अपने 4 भाइयों के पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। ये कितनी सुंदर परंपरा है। मेरा बेटा और मेरा बड़ा बेटा ही मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो गए तो बाद में जाकर के विचारों में गिरावट आई। 4 भाई हैं, 4 भाइयों के बेटे बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो ये परंपरा थी राजाओं की, हमारे राजाओं की, और रामचंद्र जी ने उस आदर्श का पालन किया था। तो जिस समय हम संपूर्ण भूमंडल पर इस प्रकार से शासन कर रहे थे, उस समय के बारे में आपने 2 बातें सुनी होंगी। एक मार्ग है और उस मार्ग के 2 नाम हैं। वो अपने इतिहास में जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसकी गलत व्याख्या होकर के आज के इतिहास में पता नहीं क्या क्या नया कूड़ा कबाड़ हमको पढ़ाया जाता है। मैं कूड़ा कबाड़ कह रहा हूं, इस पर ध्यान देना शब्द पर, और फिर इसको बाद में जाकर के उसके साथ समन्वित करना जो मैं कहने जा रहा हूं। एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणापथ। जिस प्रकार से उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल 2 हमारे आध्यात्म क्षेत्र में मिलते हैं, और हमारे भौगोलिक जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसमें भी मिलते हैं कि जब सूर्य उत्तर को चलने लगता है तो उसका उत्तरायण काल हो जाता है, और जब वो दक्षिण को बढ़ता है तो वह उसका दक्षिणायन काल हो जाता है। यही हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे सम्राटों ने 2 पथों का निर्माण किया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई थी, सड़क बनाई थी, और उसको कार्य रूप में क्रियान्वित करके भी दिखाया था।
आज आप जो एनसीआर में रहते हैं उन्होंने देखा है कि आप ईस्टर्न पेरिफेरियल और वेस्टर्न पेरिफेरियल दो बना करके दिल्ली को चारों तरफ से एक गोलाई में एक सड़क बना दी गई है। ऐसे ही था ये भी। ये कहाँ से शुरू हो रहा है इस बात की जानकारी नहीं होती थी। कुछ लोगों ने उत्तरायण को, जो कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक सड़क जाती थी, जिसको आज जीटी रोड कहते हैं, जिस पर मैंने पूर्व में बताया था कि ये हमारे राजाओं की बनाई हुई थी। मौर्य काल में ये पूरे अस्तित्व में आई हुई थी। इस पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होती थी, जिसको शेरशाह सूरी के साथ जोड़ दिया गया। तो ये सड़क और फिर दक्षिण में इसी तरीके की दिखाई जाती है। लोगों ने इसको संकीर्ण रूप से भारत के भीतर स्थापित कर दिया, जबकि ये भारत के भीतर नहीं थी। एक रेशम मार्ग है, और मैंने गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें मैंने कोरोना काल में मैंने इस पर प्रकाश डाला था कि ये रेशम मार्ग है क्या। और तब तो मैंने ये चीजें अनुमान से लिखी थी, बाद में इस पर एक शोध हुई और शोध से यही बात प्रमाणित और सत्य साबित हुई, जो मैंने उस समय अनुमान से लिखी थी कि इसको गलत तरीके से उसके साथ जोड़ा जाता है। तो उस समय संघाई प्रांत से, चीन के संघाई प्रांत से निकल करके एक सड़क चलती थी जो बुखारा समरकंद से निकलती थी। समरकंद जो शब्द है, ये समरकंद नहीं है, समरखंड है, युद्ध क्षेत्र। और समरकंद के सामने ही इसमें कलकत्ता की ओर से जाकर के एक सड़क मिल जाती थी और एक दिल्ली की तरफ से जाकर के मिलती थी। फिर ये आगे बढ़ती थी और तेहरान, पर्सिया, बगदाद से होती हुई ये उस तरफ कुस्तुंतनिया और उससे भी आगे जाकर के कॉन्स्टेंटिनोपल जो बोलते हैं जिसको, उसके पश्चात रोम तक चली जाती थी। और फिर उसके पश्चात ये अफ्रीका में प्रवेश करती थी। अफ्रीका में प्रवेश करने के लिए ये सड़क फिर समुद्री मार्ग से हो जाती थी और फिर ये उससे निकल करके फिर भारत के नीचे से, यानी कि दक्षिण से, कोलंबो से होती हुई और आपके दूसरे क्षेत्रों को छूती हुई फिर संघाई तक पहुंच जाती थी। तो नैरोबी, कोलंबो, कलकत्ता ये क्षेत्र बनता था। फिर दक्षिण में जाकर के इसका नैरोबी, यानी कि जहां पर आज का हमारा मॉरिशस भी है, उसके सामने पड़ता है समुद्र में, वहां से निकल करके ये नीचे कोलंबस, हमारी कोलंबो को छूती हुई फिर कलकत्ता और फिर कलकत्ता से फिर संघाई, इस तरीके से पूरी एक माला बन जाती है। कभी इसको नेट पर देखना आप। ये जो नेट पर बनी हुई है, ये आज के समझिए ईस्टर्न पेरिफेरियल की तरह और वेस्टर्न पेरिफेरियल की तरह की उस समय की एक सड़क मार्ग था, जिससे व्यापार होता था और व्यापार का केंद्र भारत ही था। भारत के राजाओं को सारे भूमंडल पर इस तरीके से सामान भेजने की आवश्यकता अनुभव होती थी और वहां से सामान लाने की भी आवश्यकता अनुभव होती थी। तो इतने बड़े परिक्षेत्र में, इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति में अपने राजकाज को ठीक से चलाने के लिए और साथ ही साथ अपने व्यापार को भी गतिशील बनाए रखने के लिए भारत के लोगों ने दक्षिणापथ और उत्तरापथ का ये निर्माण किया था। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा आदि जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उसकी भी साक्षी देने के लिए उससे बहुत पहले, ये तो बहुत ज्यादा बाद में बने हैं, लेकिन मनु महाराज ने उस समय कहा एतद्देशे प्रसूतस्य सका सादाग्र जन्मन है। तो वो जो इस श्लोक की रचना कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि देश देशांतर के लोग यहाँ पर आया करते थे शिक्षा पाने के लिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए। जो इतनी दूर दूर देश के लोग आया करते थे वो इस मंडल से आया करते थे। ये जो आपने दक्षिणापथ और उत्तरापथ देखा, इसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस देश की ओर आया करते थे और इसकी मिट्टी को माथे से लगा करके वो अपने आप को धन्य समझा करते थे कि मैं अब उस क्षेत्र में आ गया जहां से मेरा निर्माण होगा। तो जब हम ये सोचते हैं, विचारते हैं, पढ़ते हैं कि इस देश में देश देशांतरों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे, हजारों की संख्या में एक विद्यालय में, एक गुरुकुल में लड़कों का के दाखिले हुआ करते थे, तो उसके बारे में ये नहीं सोचते वो आते कहाँ से होंगे, कौन सा क्षेत्र उनके लिए रहा होगा, कौन सा राजमार्ग उनके लिए रहा होगा। तो उसके बारे में हमें यह भी समझना चाहिए कि उस समय की राज व्यवस्था ने
उनके आने के मार्ग भी बनाए होंगे। वो बीहड़ जंगलों से निकलते भागते चले आते लोग नहीं होंगे। तो ये भी हमको इसके साथ साथ विचार करना चाहिए। तो वो इन मार्गों से आते थे और यहाँ आकर के शिक्षित होकर के, मनुष्य बन करके, देव बन करके अपने अपने देशों के लिए प्रस्थान करते। चीन उनमें से प्रमुख था। चीन को धर्म की दृष्टि भारत से मिली, विज्ञान की दृष्टि भारत से मिली, आत्मोन्नति की दृष्टि भारत से मिली। जब वो भारत से दूर हो गया तो वो भारत का शत्रु बनता चला गया। इसके साथ साथ 1 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। जब इस्लाम नहीं था, ईसाइयत नहीं थी, तब कौन थे? तब हमारा अस्तित्व था, और हमारा अस्तित्व होने के कारण हम सारे संसार पर शासन कर रहे थे। वो अंधकार का युग नहीं था जैसा कि नेहरू जी ने कह दिया, या और भी इतिहासकार कह देते हैं। कुछ से पहले तो अंधकार का युग था। इस्लाम और ईसाइयत वाले तो कहेंगे ही अंधकार का युग। लेकिन जब आपके पास ये प्रमाण हो, जब वायु पुराण ये घोषित कर रहा हो, जब हवेन सांग ये घोषित कर रहा हो, जब अन्य साक्ष्यों से महाभारत में भी इस बात की साक्षात है किस किस तरीके का प्राचीन इतिहास रहा है, जब ये प्रमाण आपके पास हो तो इनसे समझना चाहिए कि हम थे कौन। और जब ये प्रश्न आएगा तो चीन, महाचीन, तिब्बत, भारत, प्राग, ज्योतिषपुर, कामरूप, किमपुरुष, इलावर्त, हरिवर्ष, इन सब की हल्की हल्की झलक होते हुए साफ साफ होती चली जाएगी और हमारे मस्तिष्क का विकास होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी आदरणीय, आज चीन, महाचीन और जो भारत की उनके का संबंध रहा है वो किस तरह से रहा है, और जब हमारे इतिहास में तथ्य और सत्य पर आपने चिंतन करवाया आज इस मंच को, तो लगता है कि तथ्य विहीन, सत्य विहीन जो कथ्य होते हैं वो कुछ कहानी होती हैं, ऐसी कहानी जो कभी कभार वायरल हो जाती हैं, फैल जाती हैं और वो स्थापित भी हो जाती हैं। वास्तव में जो यही स्थापना, ये हवाई स्थापना हुई है हमारी ही चूकों के कारण। और जब आपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बात की, प्रदेशों की बात की, या उन प्रांतों की बात की जिसे विदेश भी कह सकते हैं, जो देश का भाग है या दूसरा भाग है, तो अब ऐसे लगता है। और जब आप त्रिपिटक की बात करते हैं, अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें, धम्म की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे और त्रिपिटक की बात करेंगे, तो ये दर्शन भी आज आपके आज के दर्शन से इस पर अवसर पर प्रकट हुआ है। और इस प्रकटीकरण का ये भी अर्थ है कि नित्य निरंतर ये अगर आगे बढ़ा जाए, तो जो आपने कहा था कि आदरणीय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से ही ये संभव होगा। उस समय की जो बात आज भी उतनी सत्य है कि ये शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा, और विद्यार्थियों के माध्यम से जब वो प्रतिस्थापित करेंगे अपने इतिहास के गौरव को, तो तब हम समझेंगे और तब देश और दुनिया भी समझेगी, क्योंकि अभी तो हम ही नहीं समझ रहे हैं कुल मिलाकर के। जब आप एक बात कर रहे थे तो मैं देश के अलग अलग राज्यों को संघ अलग अगर मैं मानूं, और जो चीन की जो भाषा है उसके लहजे में अगर मैं कहूँ तो जो संघाई चीन, तो उनकी कुछ भाषा ऐसे लगती है कि संघाई चीन। तो मुझे लगता है कि जो संघ हैं उनमें से एक भाग चीन भी है। ये पूरे जो भारत जो आर्यवर्त है एक संघ है और उसका एक भाग है संघा चीन। लेकिन हमने अपने स्वार्थों के कारण भी कभी कभी एक शब्द आपने जो प्रयोग किया है शुतुरमुर्गी अभ्यास, तो अपना जो धड़ है जमीन में रख करके अपनी पीठ ऊंची कर दी
और अपना काम निकाल दिया कुल मिला करके। तो ये बात है, लेकिन ये शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। और शिक्षा के माध्यम से जो बात आज आपने आगे रखी है, ये नितांत आवश्यक है। और आज शिक्षक दिवस भी। ऐसे अवसर पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सदन में समूचे सभी आदरणीय शिक्षक गणों को, योग शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूँ। और आज के विषय के साथ जब हम भारत के संबंध अपने संघ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचता हूं, हरिद्वार। जी आप आए और आज जी धन्यवाद दिनेश जी। आज के मुख्य वक्ता और आज के शिक्षक राकेश जी का शिक्षक दिवस में सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें शिक्षा दी, और विशेषकर इस योगाहार कार्यक्रम में अभी तक के हमारे जो शिक्षक रहे हैं, चाहे वो मुख्य वक्ता के रूप में रहे, चाहे वो योग शिक्षक के रूप में रहे, या एक श्रोता के रूप में भी जब उन्होंने शिक्षण की हमें दिया है, जो हमें प्राप्त हुआ है, उन सबको भी अभिनंदन करने का एक अवसर है। तो क्योंकि शिक्षक की तो कोई भाषा परिभाषा को अगर हम विस्तारित करें तो सभी व्यक्ति एक शिक्षक है, सभी सकते हैं, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। तो छोटे से बच्चे से भी सीखा जा, बहुत ज्ञान से भी सीखा जा सकता है। तो ऐसे अवसर पर जब हम आज भारतीय इतिहास की एक और श्रृंखला को हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक मन में विचार ये आ रहा था कि आने वाले दिनों में हम ऐसे और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ डॉक्टर कुलभूषण जी, जो जम्मू में कार्यरत है। कुछ माह पूर्व वो हमारे इस मंच पर आए थे और उन्होंने जम्मू के में जो स्थिति है उसके बारे में अपने अनुभव और अपनी किताब के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया था। और 2 दिन पहले जब उनका फोन आया था तो मैंने आज के कार्यक्रम का प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो हमारा फिक्स हुआ है उस विषय पर भी उनसे चर्चा की थी, संवाद किया था, और उनसे भी अनुरोध किया था कि क्या वो भी इस कार्यक्रम में एक साझा रूप में हम एक डिस्कशन कर लें। तो क्योंकि हमें जो हमने कल चर्चा की थी, कल का जो हमारा सत्र था वो ये था कि हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम इंटीग्रेट कैसे होंगे। हम अलग अलग तो बात अपनी कह लेंगे, लेकिन हम समान विचार वाले जो साथी हैं, विचारधारा सेम है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कभी उनका एक साझा कार्यक्रम करने का प्रयास करें। तो ऐसा एक प्रस्ताव है आने वाले सप्ताहों में। तो मैंने अभी डॉक्टर कुलभूषण का नाम दिया, इसके अलावा और भी हो सकता है। इसका एक पैनल डिस्कशन हमारा हो सकता है, सब लोग अपनी अपनी बात कहें, सबकी बात सुने, सब में चर्चा करें, और इसका भी एक लाभ हमारे जो साथी हैं उनको भी मिल सकता है। तो ये विचार मन में आ रहा था, मैंने उनसे चर्चा भी की कि ऐसा कुछ किया जाए तो कैसा रहेगा, तो वो उसके लिए तैयार भी थे। तो जब भी एक अवसर होगा तो उसके लिए जरा पहले से प्री प्लानिंग करते हुए थोड़ा सा आपस में चर्चा संवाद हो जाएगा। तो ऐसा करके हमारे जो कई सारे हमारे जो लोग हैं उनका योग हो जाएगा, उनका मिलन हो जाएगा, और साथ मिलने के लिए हो सकता है कुछ और नए विचार भी आ जाएं, जिससे हम अतीत से सीख करके आने वाले समय की जो रणनीति है उस पर हम कुछ विचार कर सकते हैं। जहाँ तक ये संभव हुआ उसमें कुछ एक्शन भी लेने की बात पर भी एक साझा रूप से तैयारी हो सकती है। तो ये आज के विचार हैं, और आज का सत्र बहुत सुंदर तरीके से संपन्न भी हो रहा है। और हमें मुझे लगता है कि जो हमारी भारत का जो इतिहास है उसके आधार पर हमें अन्य देशों के साथ जो हमारे संबंध है उसको टटोलने की आवश्यकता है। जो सरकार कर रही है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम किस प्रकार से ये संबंधों को और टटोल सकते हैं, कैसे उसमें जोड़ लगा सकते हैं, कैसे उसमें सहयोग कर सकते हैं, जो प्रयास है उसको हम कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारा हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर भी मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए कि हम आगे किस प्रकार से इस विषय पर भी जरा चिंतन करें। तो इतना कह के आज मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद।
जी आदरणीय, आपको भी ओम भैया जी। बहुत जी रखिए। जी 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 आदरणीय, हाँ, आप मैं भानुदास देशमुख हूँ, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, आप बात रखिए, आप बात रखिए। हाँ। तो आज का सत्र हमारे योग शिक्षक का बहन जी ने बहुत अच्छा सिखाया, और आज का प्राचीन भारत का सत्य और तथ्य श्रीमान राकेश भैया ने बहुत हमें ज्ञान के साथ बात कह दी, और उसमें उनको मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। और हमारे मार्गदर्शक है पवन कुमार जी सर, उनको भी मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, और सभी शिक्षक, योग शिक्षक और सभी भाइयों को, और हमारे रंजना ताई को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी जो आज की बात है, तो राकेश भैया जी ने आज ने कह दिया, मनु महाराज के बारे में कुछ कह दिया थोड़ा सा। तो मेरा एक प्रश्न है मन में पड़े वाला। तो मनुस्मृति में, मनु महाराज में लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मणश्च च शूद्रताम, क्षत्रिय जातमेव तू विद्या द्वेषा च थैवच। इसका मतलब है, कौन से भी ही जन्म से, कौन से भी कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भी उनके कर्म के अनुसार वो शूद्र बन सकता है। और शूद्र कुल में जन्म लिया और उसने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। वैसा ही क्षत्रिय के बारे में, क्षत्रिय ने भी जो कर्म किया है, शुद्ध और वैश्य ने जो कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार अपने कुल को प्राप्त कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। तो जी जी आदरणीय, हाँ, समय की सीमा के साथ ऐसा ही लिखा है। जी जी तो जी जी आदरणीय, क्योंकि समय कम है, अन्य अन्य लोगों को भी अवसर अवसर दीजिए। मैं आपकी बात इतनी के साथ आज की बात की है, जी इतना ही लिखा है। तो ये जन्म के अनुसार जाति कब निर्माण हुई, तो मनुस्मृति के काल में तो नहीं था। मनुस्मृति में लिखा है कर्म के अनुसार जाति है, तो बाद में ये जन्म के अनुसार जाति कब निर्माण हुई, ये मुझे थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। राकेश जी भैया। आदरणीय डॉक्टर आर्य सर। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और संक्षेप में ही मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ ठीक है। माननीय कल्याण सिंह जी ने स्पेशली इस विषय पर मेरे से लिखने के लिए कहा था जिस समय वो राजस्थान के गवर्नर थे, और तब मैंने मनु और भारत की जातिवादी व्यवस्था हाँ ये पुस्तक लिखी थी। हाँ मनु और भारत की जातिवादी व्यवस्था, आप इसको ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। इसमें सारी चीजों का प्रमाणिक आधार पर खंडन मंडन करते हुए स्पष्ट वर्णन किया गया है। ऐसा सारा आरोप लगाना मनु जी के बारे में उनके प्रति अन्याय करना होगा। ये बहुत कालांतर की चीजें हैं जिन पर कभी विचार लंबे विषय में तो किया जा सकता, लेकिन आज इतने शीघ्रता से नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, और इसी क्रम में आदरणीय सदस्य अगर हैंड रेज करें तो सहूलियत होगी कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शिक्षक दिवस की। और इसी क्रम में मुझे एक उक्ति याद आती है कि वयम राष्ट्रम जागर्याम पुरोहिता। ये शब्द भी हमारे ही पुराणों ने, हमारे ही साहित्य ने और हमारे ही मनीषियों ने कहा है, और जो राष्ट्र को जगा रहा है वही पुरोहित है। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। और आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और सर ने जो, मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी, वो तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी है, और वो हमारे गौरव को प्रदर्शित करती है। पर सर ऐसा है, जैसे कि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बने हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जैसे जब नीम पर पेटेंट होने की बात आई, तो हमने नीम और हल्दी पे अपने प्रमाण प्रस्तुत किए, तो वो उनके पेटेंट हट गए।
इसी तरह से जब हम वैमानिक की बात के भाई विमान हमारे यहाँ बने हैं, ये खोजें हमने हमारे यहाँ हुई है, जब अपन ट्यूब पे देखते हैं तो हमारे कणाद ऋषि ने कुछ पे खोज खोज की है, किसी ऋषि ने खोज की है। तो इन बातों को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं, जिससे कि कम से कम उन पर चर्चा तो हो। जी हो। मान्यवर मेहरा जी, सादर नमन करते हुए आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। मैंने मंच पर एक दिन ये सदन के समक्ष निवेदन किया था कि हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन की परंपरा में विश्वास रखते हैं, सनातन पर अनुसंधान और शोध करने में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को खोजने की, माला बनाने की आवश्यकता है, जो अपने विचारों को जाकर के वहां पर प्रस्तुत कर सकें। जब आज हमारे देश का सारा सिलेबस ऐसे लोगों के लिए हो गया जिसमें भारत पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो वो वहां पर जाकर के विचार क्या रखेंगे। सिलेबस में अभी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन में देश एक नई अंगड़ाई ले रहा है, वो एक अच्छी बात है, उसमें परिणाम आएंगे भी। लेकिन हमारा ये भी प्रयास रहना चाहिए कि अपने विचारधारा के लोगों को, जो अनुसंधान और शोध में विश्वास रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें इच्छुक हैं, इनको ला करके हमें एक मंच पर बैठाना चाहिए, जिससे कि हमारी बातों को ले जा करके इन मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उठाया जा सके। वहां पर जाकर के विचारधारा बहुत बहुत ज्यादा आड़े आती है। इस्लाम और ईसाइयत में बटे हुए लोग वहां पर बैठ करके आपकी बात को उठने नहीं देते हैं। इसलिए जब तक हिंदुत्व के प्रति, आर्य संस्कृति के प्रति, वैदिक संस्कृति के प्रति निसंकोच होकर के बोलने की स्थिति नहीं आएगी, तब तक हम अपनी बात में सफल नहीं हो सकते। माननीय विदेश मंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से बातों को रख रहे हैं, दूसरे अधिकारी भी इस समय बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, आप सुनते हैं, अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रख रहे हैं कि भारत क्या था। तो ये परंपरा और बढ़नी चाहिए, मैं आपसे सहमत। जी हम सर, बिल्कुल सही सर। और कभी कभी तो हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति जो है, अभी हम यूट्यूब पे देखते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाकर के, चाहे वो इस्लाम के बैठे हो चाहे ईसाई के बैठे हो, अकेला व्यक्ति जो है अपनी बात को सत्य प्रमाणित कर देते हैं। तो इस जी तरह से निश्चित रूप से अपनी बात आगे बढ़े। जी जी, निश्चित ही इस तरह से हमारी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखी जानी चाहिए। जिस तरह से हम नीम जैसे एक वृक्ष को, एक वनस्पति को ये सिद्ध किया कि ये इसका संबंध इस भूमि से कितना पुराना है। हाँ, ये जो बीच के अड़ंगे हैं, उसमें एक बात जब तक हैंड रेज़ आता है, मैं जोड़ना चाहूँगा। मैंने ऐसे विभूतियों के साथ कुछ समय थोड़ा-थोड़ा रहने का अवसर मिला, जिन्होंने भारतीय साहित्य को, प्राचीन साहित्य को भुनाया, लेकिन उसका अर्थ तो दुनिया को बताया, लेकिन वो कहाँ से आई, ये संदर्भ कहाँ से आई, वो लोग सकुचाते हैं। और उनकी ये संकुचन की जो भावना है, ये भी हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ कमज़ोर करती है। वो तो अपने श्लोकों को, उसमें बने ओम को भी उच्चारण करने से डरते हैं कि ये भी स्वार्थपरक भावना से आगे बढ़ रहा है। ये भावना भी जब कम होगी तो शायद जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनकी जीत होगी, हमारी जीत होगी। इसी क्रम में मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के दिवस पर अपनी बात रखें। मैं आज के गुरुजी को शिक्षक दिवस पर नमन करता हूँ और आज के हमारे योग गुरु एवं इस सदन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज एक छोटी सी बात, सिर्फ एक मात्रा का महत्व आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कहा है, जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। योग से योगा, जैसे मात्रा का सिर्फ एक लाठी का हमने महत्व नहीं समझा और उसको जो है नज़रअंदाज किया, जिसका आज जो है परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमें जागरूक होना है, हमें इतनी सी छोटी सी ही बात, छोटी छोटी सी बातों पर हमें ध्यान देना है। हमारे देश, धर्म, सनातन धर्म की जो बात है, इस पर हम कभी गौर नहीं करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं, जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। ये तमाम विषयों को लेकर के आज मैं पुनः प्रणाम करता हूँ
और दिनेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और आगे जो हमारे महान बुद्धिजीवी इतिहासकार जो लगातार चिंतन कर रहे हैं, उनको भी उनसे भी निवेदन है कि अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, ताकि हम आगे इस श्रृंखला को, इस विषय को ले जाएं। और मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर राकेश जी से कि ऐसा आदरणीय पवन कुमार जी से भी निवेदन करता हूं कि एक दिन जो है आदरणीय डॉक्टर साहब का पतंजलि योगपीठ में आमंत्रण किया जाए और वहां इस पर इस चर्चा की जाए, ताकि इस विषय को और इनके उपयोग को हम एक लिखित प्रणाली और इस विषय का परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से और इनका जो है जो ज्ञान है, इनका जो संग्रह है, उसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अपने उसमें रखा जाए, तो ये देश के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय। और आपने कहा कि जो छोटी सी बात है, एक बिंदी, एक मात्रा कितने महत्वपूर्ण है। और कहा है महर्षियों ने कि जहाँ काम आवे सुई, का करे तलवार। अगर हम सुइयों को मिला करके आगे बढ़ें, यानी इस संघ को और मजबूत करें, तो यही भावनाएं हमें आती हैं। आज की हमारे योग शिक्षक योग सत्र के दौरान हमारे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर, आपने भी हमें योग के कुछ भाग प्रदान की। एक शिक्षक के रूप में आपको नमन है, आप अपनी बात रखिएगा। जी ओम। मैं इस सदन को सादर प्रणाम करता हूं और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि मैं इस कक्षा का विद्यार्थी हूं और सब हमारे हैं, और निश्चित रूप से मैं हमेशा सीखता हूं। जैसा आज आदरणीय राकेश जी ने हमें ये अपने प्राचीन इतिहास का समृद्धशाली जो जीवन शैली और उसके बारे में जो जानकारी दी है, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को धन्य समझें और इस समृद्धि, इस वैभव को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाएं। और सभी को, जो भी हमारे ज्ञान के पुरोधा हैं, उन सभी को नमन करता हूं कि आपने जो हमें ज्ञान दिया है, और इस मंच के माध्यम से हमें कई सारी चीज़ें रोज मिलती है। ऐसा कोई दिन नहीं गया मेरा कि मैंने कुछ इस मंच से सीखा ना हो। तो मैं इस मंच को और इस मंच के आयोजकों को सभी को हृदय से गुरु श्रद्धा अभिनंदन करता हूं। और आज शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दिनेश जी, आप भी उसमें शामिल है, आप अपने को अलग ना समझे। जी ओम। जी आदरणीय, मैं पुनः इस मंच के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं और वापस आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुंचता हूं। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी तक पहुंचता हूं। जी, स्वागत। जी, और समय की बात जी, जी। सदन को प्रणाम एवं आज के सभी शिक्षकों को, आदरणीय राकेश जी को प्रणाम करते हुए, समय की बाध्यता को देखते हुए बस मैं संक्षिप्त में अपनी बात कह रही हूँ। अभी मैंने पूर्ण तो ये नहीं सुना है क्योंकि किसी कारण से मैं लेट ज्वाइन करी, परंतु जो अभी हिंदी की बात निकली है उससे समझ में आया कि इस विषय पे कुछ बातें हो चुकी हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि आजकल व्हाट्सएप पर जो सारे मैसेजेस करते हैं तो वो इंग्लिश, जो हिंदी भी लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट से लिखते हैं। तो वैसे ही हमारी वर्णमाला को आज के बच्चे और आज के हमारे युवा भी हिंदी की वर्णमाला को ही भूलते चले जा रहे हैं। तो वो जो इस प्रकार का मैसेज आप डालें या इस प्रकार का मैसेज फैलाएं कि हर मोबाइल में हिंदी की भी लिपि रहती है, तो यदि हिंदी का मैसेज लिखना है तो वो हिंदी में ही लिखें, अंग्रेजी में ना लिखें। और अंग्रेजी का अगर अंग्रेजी में लिखना है तो वो अंग्रेजी में लिखा जाए, परंतु हिंदी की भाषा को, हिंदी में कोई भी समाचार देना है तो वो हिंदी के शब्दों में ही, वर्णमाला में ही दे। अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे वैसे भी तो हिंदी का इतना लोप होते जा रहा है और हमारा युवा वर्ग और खास करके हमारे बच्चे
जो आज हिंदी की उनको वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है, वो जो साइंटिफिक एक जो मैसेज आया था कि 5 प्रकार के जो उच्चारण है हमारे तालु से और जीभ से, वो सारे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो कम से कम ये मैसेज सब दूर डालें कि हिंदी के मैसेज आप मोबाइल में हिंदी में ही लिखें, ताकि वर्णमाला का ज्ञान हो, वो लोप ना हो। अदरवाइज धीरे धीरे इसका बहुत नुकसान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। और आज के योग शिक्षक दिन मैं सब हमारे सारे शिक्षक वर्ग को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। और जो हमारी भाषा है और जो लिपि है वो भी हमारी गौरवशाली इतिहास के अगले पायदानों को और स्वर्णिम बनाएगी। और आदरणीय आर्य सर, आपका हैंड रेस था, तो श्रीमान आप बात किया। जी बस मैं 1-1.5 मिनट में ही बात समाप्त करूंगा। आज सभी ने हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति जो शिक्षक भी रहे थे उनको सबने स्मरण किया है, ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 40 वर्ष तक निरंतर अध्यापन कार्य किया था। अध्यापन कार्य से सीधे वह देश के राष्ट्रपति बने और उस समय अमेरिका के एक नेता ने कहा था कि भारत चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे कितना ही अनपढ़ अशिक्षितों का देश क्यों ना हो, लेकिन उसे राष्ट्रपति बड़े योग्य मिलते हैं। पहले वाले राष्ट्रपति भी अपनी योग्यता को स्थापित कर चुके थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उसके पश्चात दूसरे राष्ट्रपति मिले तो उनकी योग्यता का भी इसने लोहा माना था। ऐसे दार्शनिक राष्ट्रपति को, अध्यापक को सम्मान देते हुए हमारे देश की सरकार ने आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में जितने भर भी लोग नए नए तथ्यों, अनुसंधानों, शोधों के आधार पर देश का, संसार का, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब के प्रति भी हम श्रद्धा से नमन करते हैं। साथ ही इस मंच को भी नमन करता हूं जिस पर एक से एक बड़ा विद्वान आकर के बैठता है और देश के लिए रचनात्मक कार्य करने में, अपने योगदान को देने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये भी विचारणीय है। साथ ही अपने राष्ट्रपति को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सभी आज की सभा का समापन करें, जो भी जिस तरीके से होना है तो वो अच्छा लगेगा। हम सभी उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे समाज का दर्पण है और जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसे महान शिक्षक हैं तो निश्चित ही शिक्षा हमारी उच्च उन्नत रहे। आदरणीय सुरेंद्र साकरे जी आपका हैंड रेज। जी भाई साहब प्रणाम। ओम मैं उनके मोबाइल से जुड़ी हूँ, प्रणीता साकरे, और मैं सर्वप्रथम योगाहार मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिस योगाहार मंच के माध्यम से आज हमें ऐसे प्रखर, ओजस्वी, तेजस्वी और क्या कहें उनके लिए हमारे शब्द और भाव सम्मानीय राकेश जी भाई साहब के लिए कम है कि उन्होंने पूरे इतिहास को, पूरे भारत के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ा है और निरंतर उनका चिंतन चल रहा है। और सम्मानीय हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको ऐसा स्थान मिलना चाहिए। आचार्य श्री के और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी तक ये बात जाना चाहिए और ऐसा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि हमें योगाहारियों को एक एक सैनिक के नाते बहुत इस भारत माता के लिए कार्य करना है और हम छोटे छोटे सैनिक बने। डॉक्टर कुसुम दीदी ने कहा है कि एक मात्रा से कितना फर्क पड़ता है। और बात रही हिंदी की, तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना है और नई पीढ़ी तो इंग्लिश के तरफ ही जा रही है। हमें गर्व होना चाहिए हमारी हिंदी पर, हमारी भाषा पर, हमारी संस्कृति पर। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, सभी का सम्मान करती हूँ कि हम डॉक्टर राकेश जी भाई साहब के साथ जुड़ करके भारत माता के लिए काम करें, अपने इतिहास के लिए काम करें, संस्कृति के लिए काम करें। धन्यवाद। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। माता जी के
भारत माँ के श्रृंगार के लिए नित्य निरंतर आपकी वाणी और कर्म आगे बढ़ रहा है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, इसी क्रम में स्वागत। धन्यवाद दिनेश जी। शिक्षक दिन की सभी को और पूरे मंच को और सभी सहभागियों को शुभेच्छाएं। शिक्षक का जो मायना है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया हमारे खुद के बीच में निरंतर जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि बचपन से मरने तक सीखना और सिखाना शुरू ही रहता है। सिर्फ उसकी जो एक इनसाइट जिसको बोलेंगे, वो इनसाइट यदि हम जागृत रखते हैं तो आदमी जिंदगी भर शिक्षक ही बनता है और विद्यार्थी बनता है। यह चाह हम सब में बनी रहे, यह शुभकामनाएं। और हमारे मुख्य अतिथि जो है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। सिर्फ एक छोटी सी मेरी विनती है कि उनको पीछे भी हमने एक आध महीने के पहले बोला था एक्शन प्रोग्राम, क्योंकि एक्शन प्रोग्राम जब तक हम लेंगे नहीं और उसके लिए कोई सेमिनार्स बोलो, वर्कशॉप्स बोलो, जिस तरह से अगर हम लेंगे नहीं तो इतना जो कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने का काम पीछे रह जाएगा। उस दिशा में भी हमारे मुख्य अतिथि पहल करे। धन्यवाद। जी, जी। निरंतर आदरणीय निरंतर उनका प्रयास आगे है और आप इसी प्रयास की कड़ी के भी महत्वपूर्ण भाग हैं। आपने कहा सीखने की इच्छा रख शिक्षक, और इसी क्रम में हम अपनी इस सत्र की मेरी योग की शिक्षक आदरणीय रंजना बहन जी को सादर नमन करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं वो अपनी बात के साथ आज की जो वार्ता है इसे संपन्न करने की कृपा करें। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। और आज का हमारा योग का सत्र, जो हमने योग का ज्ञान लिया प्रथम सत्र में, वो बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम रहा योग का। तो ये दरअसल योगाहार मंच ही सीखने सिखाने का मंच है और सबसे पहले हम योग सीखते हैं, योग का आदान प्रदान होता है और योग से हमें बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और द्वितीय सत्र में हमने आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी को बहुत ही सुंदर जो हमारा इतिहास है, भारत का प्राचीन इतिहास पर महत्वपूर्ण संवाद, चर्चा और ज्ञान जो हमें शिक्षक से ज्ञान मिलता है, जो हमारे गुरुवर्य है उनसे हमें ज्ञान मिलता है, जो हमारे वरिष्ठ है उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये योगाहार मंच ऐसा एकमेव मंच है, आज तक ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम आपने सबने किसी ने नहीं देखा होगा। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चलती है योग की किसी विषय पर, मगर जो हमारा योगाहार मंच है सच में गौरवशाली योगाहार मंच है। इस योगाहार मंच को तो शतशः नमन करना चाहिए, क्योंकि जो हम योग से लाभान्वित हो रहे हैं, मगर योग के साथ हमें अन्य विषय जैसे जैविक खेती है, आहार है, प्राचीन भारत का इतिहास है, कितने सारे विषय का हमें ज्ञान मिल रहा है अपने जगह पर बैठकर घर में ही। ऐसा कौन सा जो मंच होगा आज तक इतने सारे विषयों को लेकर चलता है और इतनी सारे ज्ञान का भंडार जो हमें मिल रहा है। तो ऐसे इस योगाहार मंच को और योगाहार मंच के जितने भी सदस्य जुड़े हैं उनके एक एक सदस्य को ये गौरव प्राप्त होगा आने वाले दिनों में। और इसी बात को मैं समाप्त करती हूँ, ऐसी शुभकामना देती हूँ कि आप सबको शिक्षक दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और निरंतर अच्छे काम में जो हमारा ये समाज सेवा का जो हमारा सबने बेड़ा उठा लिया है उन कार्य में आप निरंतर अपनी सेवा दे। और बहुत ही सुंदर आज का हमारा द्वितीय सत्र रहा और सबने अपनी अपनी शिक्षक दिवस पर बातें रखी और शुभकामनाएं दी। और मैं इसी समय हम सबका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ सुबह 5:30 से योग शिक्षक, वैज्ञानिक, किसान
सभी भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हुए सबका आभार व्यक्त करती हूँ। फिर से कल सुबह नई ऊर्जा के साथ, नए योग शिक्षक और नए मुख्य वक्ता के साथ फिर से मिलते हैं सुबह 5:30 बजे योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको ओम, सबको राम राम। जय हिंद, जय जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। सभी को प्रणाम, पुनः प्रणाम, पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। ओम, सभी को सादर नमन।